चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो जयशंकर प्रसाद की एक बेहद मशहूर रचना आंसू के बारे में है। और साफ कहूं तो ये सिर्फ एक कविता का विश्लेषण नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि प्यार, जुदाई और दर्द का फलसफा क्या है। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन ये जानना है कि दुख इंसान को सिर्फ तोड़ता कैसे नहीं, बल्कि उसे एक नई शक्ल, एक नई गहराई कैसे देता है। इन नोट्स में बार बार ये बात आ रही है कि ये दर्द से दर्शन तक का एक सफर है। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आंसू ये किसी कहानी या घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। अच्छा। ये पूरी तरह से जज्बातों की एक लहर है। सामग्री में साफ लिखा है कि इसमें किरदारों के कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वो सब प्रतीक हैं। मतलब सिंबॉलिक है। हाँ, सिंबॉलिक। एक कवि नायक है और उसकी प्रेमिका है जो अब सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी इमोशनल जर्नी पर टिकी रहेगी। ठीक है, तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इन विश्लेषणों के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही मासूम और पाक मोहब्बत से होती है। एक निश्चल प्रेम से। हाँ, जो नायक की जिंदगी में उम्मीद, खूबसूरती और संगीत घोल देती है। ये कोई आम रोजमर्रा वाला प्यार नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात फैसिनेट करती है। इस प्यार को जिस्मानी से ज्यादा रूहानी बताया गया है। रूहानी? हाँ, इसमें समझ है, एक दूसरे के लिए फिक्र है और एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। प्रेमिका को सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि उम्मीद और खूबसूरती की एक मूरत की तरह देखा गया है। मतलब वो उसकी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल। और यही गहरी नींव है जो बाद में आने वाले दर्द को इतना गहरा और असरदार बना देती है। मतलब ये प्यार एक लंगर की तरह था जो नायक को इमोशनली एक जगह बांधे हुए था। हाँ, एक तरह से। सामग्री में जिस तरह से आत्मिक या रूहानी कहा गया है, उसे ऐसा महसूस होता है कि ये दो जिस्मों का नहीं, बल्कि दो रूहों का मिलना था। सही। पर क्या इस तरह के प्यार को इतना ऊंचा दर्जा देने में खतरा भी नहीं है? क्या ये असल जिंदगी के रिश्तों पर एक ऐसा दबाव नहीं डालता जिसे पूरा करना शायद नामुमकिन हो? बहुत अच्छा सवाल है। और शायद प्रसाद यही दिखाना चाहते थे। ये प्यार आदर्श है, आइडियलाइज्ड है। क्योंकि कविता का मकसद असल जिंदगी का यथार्थ दिखाना नहीं, बल्कि भावनाओं की चरम सीमा को छूना है। जब आप किसी चीज को इतना ऊपर उठाते हैं तो उसके टूटने की आवाज भी उतनी जोरदार होती है। सही बात है। यहाँ प्रेमिका सिर्फ एक साथी नहीं है, वो जीने का एक नजरिया है, एक प्रेरणा है। उसका होना ही नायक की दुनिया में रोशनी है। इसलिए जब वो जाती है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है। हाँ, पूरी दुनिया ही अंधेरी हो जाती है। समझ गई। मतलब ये बुनियाद जितनी मजबूत और ऊंची होगी, उसके टूटने का असर भी उतना ही गहरा होगा। तो फिर इस रिश्ते में दरार कहाँ से आनी शुरू होती है? इतना गहरा प्यार आखिर खत्म कैसे होता है? और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही मार्मिक मोड़ लेती है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये अलगाव अचानक नहीं होता। अचानक नहीं होता? नहीं, कोई एक दिन उठकर चला नहीं जाता। ये एक धीमी प्रक्रिया है। शायद समाज की बंदिशें या किस्मत या जिंदगी के उतार चढ़ाव। वजह साफ नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे होता है और यही चीज इसे और ज्यादा तकलीफ दे बना देती है। ये बात सोचने वाली है। एक झटके से मिले घाव से शायद इंसान फिर भी उभर जाए, लेकिन जब दर्द धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करे तो उसका सामना करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। इन नोट्स में इस धीमी प्रक्रिया पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि यही असलियत के ज्यादा करीब है। ज्यादातर रिश्ते एक झटके में नहीं टूटते। उनके बीच धीरे धीरे दूरियां आती हैं, खामोशियां बढ़ती हैं, या हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। ये धीमी प्रक्रिया नायक को सोचने का, आत्ममंथन का मौका तो देती है, लेकिन साथ ही उसे बेबस भी महसूस कराती है। वो कुछ कर नहीं पाता। हाँ। वो देख रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। यही बेबसी और तकलीफ, जिसे विरह की वेदना कहा गया है, इस कविता की आत्मा बन जाती है। तो ये एक झटके का घाव नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो धीरे धीरे रिश्ता रहता है। बिल्कुल सही। और इस अलगाव के बाद कहानी कहाँ जाती है? जाहिर है नायक टूट गया होगा। हाँ, और यहाँ से कविता अपने सबसे गहरे हिस्से में उतरती है। प्रेमिका के जाने के बाद नायक स्मृतियों के जंगल में खो जाता है। स्मृतियों का जंगल, ये शब्द अपने आप में कितना ताकतवर है। वाह, ये स्मृतियों का जंगल आज के दौर के फोन पर पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करने जैसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल सही एनालॉग है। हर तस्वीर, हर याद आपको एक पल के लिए खुशी देती है और अगले ही पल उस खुशी के छिन जाने का दर्द भी। बिल्कुल। और सामग्री बताती हैं कि ये सिर्फ मीठी यादों का जंगल नहीं है।
प्रसाद उन यादों का जिक्र करते हैं जो कांटों की तरह चुभती हैं, कभी हंसी की गूंज तो कभी किसी अधूरी बात की कसक। तो ये जंगल खूबसूरत भी और डरावना भी। हाँ, दोनों। और इसी जंगल में भटकते हुए नायक का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष के दौरान वो किस तरह के सवालों से जूझता है? क्या वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता है या समाज पर या खुद पर भी सवाल उठाता है? वो हर चीज पर सवाल उठाता है। वो खुद से पूछता है, क्या प्यार करना मेरी गलती थी? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ तकलीफ देना है? हाँ। ये वो मोड़ है जहां एक आम इंसान का दुख एक दार्शनिक सवाल में बदल जाता है। अच्छा। वो सिर्फ अपने नुकसान का मातम नहीं मना रहा, बल्कि अपने सबसे खूबसूरत अनुभव के मायने तलाशने की कोशिश कर रहा है। एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ये तो। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से उसके बदलने का सफर शुरू होता है। लेकिन ये बदलाव होता कैसे है? सिर्फ दर्द में डूबे रहने से तो इंसान और टूट जाता है। वो इस दर्द को दर्शन में कैसे बदल पाता है? ये इस कविता का सबसे जरूरी हिस्सा है। बदलाव तब आता है जब वो अपनी यादों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। समझने की? हाँ, वो महसूस करता है कि दर्द उन खूबसूरत पलों की कीमत है जो उसने जिए। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है। अच्छा, वो क्या? आजकल मनोविज्ञान में जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, यानी किसी बड़े सदमे या दुख के बाद पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार होकर उभरना। प्रसाद ने उसे एक सदी पहले ही आंसू में बयां कर दिया था। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब ये सिर्फ दुख को सहना नहीं है, बल्कि दुख की वजह से बदलना है, बेहतर बनना है। एग्जैक्टली। नायक को ये एहसास होता है कि इस दर्द ने उससे छीना बहुत कुछ है, लेकिन दिया भी बहुत कुछ है। क्या दिया है? इसने उसे ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा गहरा इंसान बना दिया है। वो अब सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं देखता, उसे दुनिया में हर किसी का दर्द महसूस होने लगता है। जिस प्रेम ने उसे इतनी खुशी दी थी, उसी प्रेम से मिले दर्द ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। ये तो बड़ी अजीब और गहरी बात है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा तोड़ती है वही आपको असल में पूरा भी करती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह की इमोशनल एल्केमी है, जहां दुख जैसे बेस मेटल को करुणा और समझ जैसे गोल्ड में बदला जा रहा है। क्या खूब कहा है आपने, इमोशनल एल्केमी। हाँ, बिल्कुल यही है। क्या सामग्री में ये बताया गया है कि ये बदलाव हमेशा के लिए होता है? हाँ, विश्लेषण यही कहता है कि ये एक स्थायी बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि अंदरूनी समझ से आया है, अंदर से आया है। हाँ, नायक आखिरकार अपने दुख को स्वीकार कर लेता है, और ये हार नहीं है, ये एक तरह की जीत है। वो समझ जाता है कि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है। तो फिर आंसू क्या है? अगर कमजोरी नहीं तो क्या? सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है जो इस पूरी कविता का सार है। बताइए। आंसू केवल शोक नहीं, अनुभव की अमूल्य धरोहर हैं। वाओ, अनुभव की अमूल्य धरोहर, अ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। ये लाइन तो आंसुओं को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसू सिर्फ दुख का सबूत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपने गहराई से जिया है, गहराई से महसूस किया है। सही। वो उस सफर का सर्टिफिकेट है जिससे गुजरकर आप बदले हैं। ठीक यही बात है। जब नायक इस सच को समझ लेता है तो उसके आंसू उसे कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे पवित्र करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। उसे शुद्ध करते हैं। हाँ। वो उसके अंदर करुणा जगाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसका जो व्यक्तिगत दुख था वो अब एक सार्वभौम, एक यूनिवर्सल भावना में बदल जाता है। यहीं पर दर्द दर्शन बन जाता है, और उसके आंसू अब सिर्फ उसके नहीं रहते, वो पूरी इंसानियत के आंसू बन जाते हैं। कामयाबी कहते होंगे, है ना? बिल्कुल। और ये दिखाता है कि प्रसाद सिर्फ एक टूटे हुए दिल की कहानी नहीं सुना रहे थे। नहीं, वो इंसान के मन की गहराइयों में उतर रहे थे। वो बता रहे थे कि जिंदगी के सबसे मुश्किल तजुर्बे ही हमें सबसे कीमती सबक सिखाते हैं। दुख को नकारने या उससे भागने के बजाय उसे गले लगाने में ही असली ज्ञान है, असली समझ है। तो अगर हमें आंसू के पूरे संदेश को कुछ लाइनों में समेटना हो तो वो क्या होगा? संदेश यह है कि प्यार और दुख जिंदगी की वो दो हकीकतें हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। सही। और जुदाई इंसान को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा संवेदनशील और शायद बेहतर इंसान बनाती है। और आंसू? और सबसे बड़ी बात, आंसू कमजोरी नहीं बल्कि रूह की सबसे सच्ची आवाज है। वो इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं, आपने महसूस किया है, आपने प्यार किया है। इन नोट्स के आखिर में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि आंसू एक ऐसी रचना है
जिसे दिमाग से नहीं दिल से पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के दर्द भरे अनुभव भी हमारी शख्सियत को निखारते हैं और उसे और ज्यादा इंसानी बनाते हैं। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। ये पढ़ने वाले को नायक की इमोशनल जर्नी का हिस्सा बना लेती है। इसे पढ़ते हुए हम सिर्फ एक किरदार के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक कहीं ना कहीं अपने ही जीवन के उन पलों को याद कर रहे होते हैं जहां हमने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया होता है। सही कहा। ये रचना दिखाती है कि कैसे एक इंसान का निजी दर्द एक यूनिवर्सल अनुभव बन सकता है जो हर उस इंसान से जुड़ता है जिसने कभी प्यार और बिछड़ने के दर्द को महसूस किया है। बिल्कुल। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये रचना मानवीय हृदय की एक बहुत ही कोमल और सच्ची कहानी है। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात। यह रचना बताती है कि गहरे अनुभव, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों न हो, हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं। ऐसे में ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहां लगातार खुशी, पॉजिटिविटी और आराम पाने पर इतना जोर है, हाँ बिल्कुल, क्या हम दर्द से बचने की कोशिश में उन गहरे अनुभवों को खोते जा रहे हैं जो हमें वाकई में इंसान बनाते हैं?